हेलो एवरीवन। हम आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड प्रेशर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के एक्स्ट्रा मतलब ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे कर चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड प्रेशर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ मोशन। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन और उसकी स्पीड में जो चेंज लाता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने यही चैप्टर में पढ़ा है कि जो फोर्स होती है ये एक फोर्स का इफेक्ट है कि फोर्स क्या करता है, वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को और उसकी स्पीड को चेंज कर देता है। सो आवर आंसर विल बी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस चेंजेस फोर्स कैन ब्रिंग इन एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसे कौन कौन से चेंजेस है जो फोर्स कॉज करता है, वैसे फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो फोर्स के फॉलोइंग इफेक्ट्स होते हैं, चेंज इन स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब वही मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल हम अगर फुटबॉल का लें तो फुटबॉल में जैसे एक बॉल स्लोली आ रही है, लेकिन अगर कोई उसे किक कर देता है सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में भी किक करता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मान लो स्लोली चल रही है, किसी प्लेयर ने बहुत जोर से किक किया तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब सेम फुटबॉल का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई फुटबॉल रखी हुई है तो वो रेस्ट पे है, कोई उसे किक मारता है तो वो मोशन में चली जाती है। या फिर गोलकीपर क्या करता है, वो आती हुई बॉल को एकदम से रोक लेता है, ठीक है, उसे पकड़ लेता है अपने मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो वो जब मोशन में थी उसे रेस्ट पे ले आता है। तो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। नेक्स्ट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेम वही, फुटबॉल अगर आ रही है, एक बंदा साइड से अगर उसे किक कर देता है, मतलब वो मान लो बॉल ऐसे आगे की तरफ आ रही है, कोई बंदा उसे साइड से किक कर देता है तो वो जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है बॉल की। ठीक है, तो इसी तरह फोर्स क्या है वो चेंज कर देता है डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट, चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें जैसे मान लो कोई हम डो ले लो, डो आटा होता है ना, तो जब हम आटा मीटते हैं, जब हम डो बनाते हैं, तो जब हम उसमें अपने हाथों से फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, उसकी शेप चेंज होती रहती है। या फिर हम ले सकते हैं कि क्ले है, क्ले क्ले के हम अलग अलग मॉडल्स बनाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि हम फोर्स लगा रहे हैं तो उस क्ले की शेप चेंज हो रही है। सो फोर्स क्या करता है, चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, फोर्स अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन। तो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है कोई भी, मतलब जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, या फिर जो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है किसी और चीज पे, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, मास एंड एक्सेलरेशन। और ये मास और एक्सेलरेशन दोनों ही फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, और सॉरी, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, एंड जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी उतना ज्यादा फोर्स होगा। क्यों ऐसा, मतलब होता क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो फोर्स क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो अगर कोई 10, एक ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, दूसरे का है 100 kg, तो ऑफ कोर्स जो 100 kg वाला ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। सिमिलरली अगर एक चीज हमारी तरफ चलती हुई आ रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, और दूसरी आ रही है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, तो ज्यादा तेज कौन सी आ रही है, ये वाली। तो जो जितनी तेज आता है वो उतना ज्यादा फोर्स लगाता है। ठीक है, तो जो फोर्स है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, मास पे एंड एक्सेलरेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ वुड रिमेन स्टेशनरी इफ फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये कह रहा है कि एक हमारे पास ब्लॉक है वुड का, ये ऐसे ब्लॉक है, तो इस पे दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, तो ये स्टेशनरी रहता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि फोर्स तो दोनों तरफ से लग रही है फिर भी ये स्टेशनरी है। तो इसका आंसर ये है कि जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो ये दोनों फोर्स क्या कर रही है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। ठीक है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, मान लो मतलब अगर देखो स्टेशनरी है तो दोनों फोर्सेज है उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये 2 न्यूटन की है तो ये भी 2 न्यूटन की होगी। इससे क्या हो रहा है कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मतलब ये जो दोनों फोर्सेज हैं, ये इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो नेट फोर्स है वो जीरो बन गया है। तो जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि द नेट फोर्स बिकम जीरो, मतलब जो टोटल फोर्स है वो जीरो बन चुका है। बिकॉज हमने पढ़ा है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो अगर हम डायरेक्शन उल्टी कर देंगे तो जो फोर्स का इफेक्ट है वो भी उल्टा हो जाएगा। इसीलिए ये क्या कर रही है, ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, तो इक्वल एज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल ईच अदर, इक्वल भी है और अपोजिट भी है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, इन ड्राई वेदर सिंथेटिक क्लोथ्स स्टिक टू द बॉडी, व्हाई। तो
आपने देखा होगा सिंथेटिक कपड़ा मतलब जो थोड़ा स्पोर्ट्स वियर टाइप होता है, उसमें क्या होता है अगर हम उसे थोड़े ड्राई मौसम में पहनते हैं तो वो होता है बार बार स्किन से चिपक जाता है, ठीक है, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगता है, वो स्किन से बार बार चिपकता रहता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ड्राई वेदर में क्या होता है, स्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है। स्टैटिक फोर्स इन द सेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना, वही फोर्स जो मतलब अगर आप अपने हेयर को मतलब जो वो कॉम्ब ले लो या फिर स्केल ले लो, अगर आप उसे अपने हेयर में रब करके पेपर के बिट्स उसके पास लेके जाओगे तो जो पेपर के जो टुकड़े हैं वो स्केल से या कॉम्ब से चिपक जाएंगे। तो सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यहाँ लगती है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट होने की वजह से क्या होता है, जो वो है सिंथेटिक क्लोथ हैं वो हमारी बॉडी पे चिपक जाते हैं। इसका रीजन क्या है, मेन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लिख सकते हैं, स्टैटिक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, while sieving grains small pieces fall down, why? मतलब जब हम ग्रेन्स को सीव करते हैं, सीविंग का मतलब होता है छन्नी करना, जो अच्छे ग्रेन्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो छोटे छोटे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो सीविंग ग्रेन स्मॉल पीसेस फॉल डाउन, तो जो छोटे पीसेस होते हैं वो क्यों गिर जाते हैं नीचे, और जो इम्प्योरिटी जो बड़ी बड़ी थोड़ी इम्प्योरिटी ग्रेन्स टाइप में होती है वो ऊपर रह जाती है। तो इसका रीजन है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही है, जो छन्नी में जो ग्रेन्स रखे हैं वो उनको नीचे की तरफ पुश कर रही है। तो जो ग्रेन्स उस छन्नी में से मतलब वो जो छोटे छोटे होल्स है उस छन्नी में उससे निकल जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो सीधा नीचे गिरेंगे। और नीचे क्यों करेंगे, क्योंकि जो अर्थ है वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उनको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, ठीक है। सो इट इज बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स देम डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जो सीविंग ग्रेन्स हैं वो स्मॉल पीसेस क्यों नीचे गिरते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें नीचे की तरफ पुल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉल ऑफ डो इज टर्न्ड इनटू अ चपाती व्हाट फोर्स ऑफ इफ, मतलब फोर्स का कौन सा इफेक्ट कम इनटू प्ले, व्हिच फोर्स इफेक्ट कम इनटू प्ले। तो इसमें कौन सा इफेक्ट यूज हो रहा है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हिच इज अप्लाइड हियर इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो मैंने आपको अभी ऊपर एग्जांपल बताया था कि जो बॉल ऑफ डो है वो क्या है, पहले मतलब वो एक बॉल की शेप में है, फिर हम क्या करते हैं उस पे अपने हाथों से या फिर जो बेलन होता है उससे क्या करते हैं उस पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। जब हम उससे फोर्स लगाते हैं तो क्या हो रहा है, वो जो बॉल है वो एक मतलब वो बॉल जो है वो एक 3D शेप है, वो 3D शेप जो है वो एक 2D चपाती की शेप में आ गई है। क्या हुआ इससे, जो उसकी शेप है वो चेंज हो गई और कहीं ना कहीं उसका साइज भी चेंज हो गया। साइज कैसे चेंज हो गया, जो बॉल है वो थोड़ी छोटी है लेकिन जो चपाती बनी है वो थोड़ी बड़ी बड़े साइज उसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जो फोर्स है उसमें मतलब कौन सा इफेक्ट आया फोर्स का यहाँ पे यूज, कि जो फोर्स है इट कैन चेंज द शेप एंड इट कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ से, एक मिनट, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ से और 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ से। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले तो लेंगे साइन कन्वेंशन क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो ग्रेटर फोर्स है ना हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो ये वाली साइड ले ली हमने पॉजिटिव और ये वाली साइड ले ली हमने नेगेटिव। तो 20 न्यूटन पॉजिटिव और 10 न्यूटन नेगेटिव, तो जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, आंसर इज 10 न्यूटन फ्रॉम द ग्रेटर साइड। क्या लिखेंगे आप, ग्रेटर साइड, ठीक है, 10 न्यूटन फ्रॉम द ग्रेटर साइड। तो ये रिजल्टेंट फोर्स हमारा निकल गया 10 न्यूटन। यहाँ पे डायरेक्शन हमने मेंशन कर दी, या आप तो फ्रॉम द ग्रेटर साइड लिख सकते हो या फिर फ्रॉम द, ये कौन सी साइड है, राइट साइड, फ्रॉम द राइट साइड। तो ये भी आप डायरेक्शन मतलब मेंशन कर सकते हो बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाइन्थ क्वेश्चन, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैश और प्रेशर इज इक्वल टू डैश अपॉन एरिया। तो ये एक्चुअली दो अलग अलग क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट में ये पूछ रहा है कि प्रेशर किस चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और सेकंड में ये पूछ रहा है कि प्रेशर किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया या फिर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया और थ्रस्ट अपॉन एरिया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स जो प्रेशर है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, एरिया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्स के। लॉजिकली भी हम देख सकते हैं जितना ज्यादा एरिया होता है उतना कम प्रेशर लगता है और जितना ज्यादा फोर्स हम लगाते हैं उतना ही ज्यादा प्रेशर लगता है। सो फर्स्ट केस में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्योंकि एरिया इंक्रीज हो रहा है। सेकंड केस में फोर्स इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है,
तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स या फिर थ्रस्ट। नेक्स्ट, व्हाई डू बसेस एंड ट्रक्स हैव डबल व्हील ऑन द रियर साइड? जो बसेस और ट्रक्स होते हैं उनके पीछे वाली जो पहिए होते हैं वो डबल होते हैं, तो अगर आपने देखा होगा वो डबल होता है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि मतलब एक तो चौड़े भी होते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ वो चौड़े इतने चौड़े चौड़े टायर भी वो डबल करके लगाते हैं, ठीक है, जबकि कार में क्या होता है एक सिंगल सिंगल व्हील होता है, वो इतना मोटा भी नहीं होता। तो देखो कार और बस में बहुत ज्यादा फर्क होता है। कार क्या होता है, कार का मास बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत छोटी, मतलब एज कम्पेयर टू बस कार छोटी होती है। लेकिन बस और ट्रक क्या होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनपे हैवी लोड भी कैरी करना होता है। तो हैवी लोड से क्या होता है, उनका जो ओवरऑल वेट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब वेट बहुत ज्यादा होगा और अगर हम सिंगल टायर का यूज करेंगे तो एरिया बहुत कम हो गया और फोर्स बहुत ज्यादा लग रही है, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब इस इंक्रीज्ड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एरिया इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, व्हील्स का साइज बढ़ा देते हैं और उनको डबल करके लगा देते हैं। इससे क्या होगा, डिक्रीज द प्रेशर अप्लाइड ऑन द टायर्स ऑन द रोड, ठीक है। तो प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ टायर्स को इंक्रीज कर देते हैं। कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, बाय डबलिंग, उनको डबल करके एरिया इंक्रीज हो गया, और जब एरिया इंक्रीज हो गया तो वो कम प्रेशर लगाएगा रोड पे। नेक्स्ट, व्हाट चेंज कैन बैलेंस्ड फोर्स क्रिएट ऑन एन ऑब्जेक्ट? तो जितने भी इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के, तो जो बैलेंस्ड फोर्स है वो सिर्फ एक इफेक्ट कॉज कर सकता है, दैट इज चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जस्ट एज एन एग्जांपल अगर हम ले, यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है, यहाँ पे एक क्ले है। वुडन ब्लॉक में बैलेंस फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये ना इस तरफ मूव करेगी, ना इस तरफ मूव करेगी, ना ऊपर मूव करेगी, ना डायरेक्शन में चेंज आएगा, ना स्पीड में, ना रेस्ट में, या ना मोशन, मतलब किसी भी चीज में चेंज नहीं है सिवाय एक चीज के, क्या, कि ये टूट सकता है, ठीक है। मान लो दोनों तरफ से बहुत तेज फोर्स लग रही है तो ये टूट जाएगा, तो इसकी शेप और साइज में चेंज हो गया। सिमिलरली क्ले में क्या होगा, हम दोनों तरफ से फोर्स लगाएं तो ये कुछ इस तरीके की शेप का हो जाएगा, है ना। तो शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन इसकी मोशन में या रेस्ट, मतलब इसके मोशन में कोई चेंज नहीं आया, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर? लिक्विड प्रेशर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो फर्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ये लिक्विड की जो लिक्विड कॉलम है उसकी हाइट पे डिपेंड करता है। सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कि वो जो लिक्विड हमने यूज किया वो कितनी डेंसिटी का है, ठीक है। पहला वाला पॉइंट समझिए ना, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम मतलब कितनी, मतलब हाइट, जो सिलेंडर जो हमने रखा है जिसमें पानी है वो कितनी हाइट का है, या कोई भी जो बीकर है वो कितनी हाइट का है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उसके बाद इट एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, वो हर डायरेक्शन में इक्वल एक्ट कर रहा है, मतलब जो फोर्स लग रही है लिक्विड प्रेशर से वो हर जगह, यहाँ पे हर जगह जो है वो इक्वल है। नेक्स्ट, इट डजंट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ अ कंटेनर, वो शेप पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, किसी भी शेप का हो सकता है, गोल भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, क्यूबिकल वेसल भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है, वो उसकी शेप पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ वेट 108 न्यूटन एंड डायमेंशन 6 मीटर इनटू 2 मीटर। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हमें दे रखी है 108, एरिया हम निकाल सकते हैं 6 मीटर इनटू 2 मीटर, ठीक है। क्योंकि देखो अगर क्यूबिकल बॉक्स भी है तो उसकी जो साइड जो कांटेक्ट में है वो तो 2D शेप होगी ना, मतलब जैसे मान लो ये है, तो इसकी साइड कांटेक्ट में कौन सी है, सिर्फ नीचे वाली, और नीचे क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 मीटर, तो सॉरी 12 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर कितना हो गया 108 अपॉन 12, 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर प्रेशर की यूनिट 9 पास्कल्स। नेक्स्ट, व्हाई इज फोर्स अ वेक्टर क्वांटिटी? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बस हमें ये बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है। सो व्हाट इज द रीजन? वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होती है क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सो ड्यू टू इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब ड्यू टू द प्रॉपर्टी कि जो फोर्स है उसमें मैग्नीट्यूड भी है और वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो इसीलिए हम इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 4 के एक्स्ट्रा स्मॉल क्वेश्चंस खत्म हुए। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर फ्रिक्शन के एक्स्ट्रा ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।